हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमी क्लासेस के कक्षा 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर ठोस अवस्था में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस अपने अवयवी कणों अर्थात इकाई सेल या अवयवी कणों से मिलकर बनता है। इकाई सेल और इकाई सेल के एक निश्चित पुनरावृत्ति व्यवस्था के कारण, त्रिविम व्यवस्था के कारण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक में जहाँ कहीं भी जो अवयवी कण पाए जाते हैं उनको क्रिस्टल जालक बिंदु कहते हैं। तो ये जो क्रिस्टल जालक होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो अवयवी कण हैं वे एक नियमित रूप से त्रिविमी व्यवस्था बनाए हो और उनमें कोई कमी ना हो, तब उसको हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। और आदर्श क्रिस्टल पाना असंभव है। कोई भी क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल नहीं होता, अर्थात उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। तो आदर्श क्रिस्टल में जो कमी है, अर्थात आदर्श क्रिस्टल के जो अवयवी कण हैं अपने नियमित व्यवस्था से जब विचलन प्रदर्शित करते हैं, अव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं, या फिर वो अपने निश्चित स्थान पे न होकर के अपना स्थान को बदल दें, या उसके जगह पे कोई और दूसरा बाहरी अणु आ जाए, या उनके जो है कि उनके बीच अनुपात में परिवर्तन हो जाए, या वे अपने क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाएं, उनके जगह पे रिक्तिका हो जाए, ऐसी सभी तरह की जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न होगी उसे हम बोलेंगे दोष, अपूर्णता अथवा अव्यवस्था। शॉर्ट में बोले तो किसी भी क्रिस्टल जालक की आदर्श व्यवस्था से उसके अवयवी कणों द्वारा विचलन प्रदर्शित करना ही उसका दोष कहलाता है। यह दोष दो तरह का होता है, बिंदु दोष तथा रेखीय दोष। बिंदु दोष क्या होगा? हम जानते हैं कि जो क्रिस्टल जालक होते हैं वे अपने अवयवी कणों के एक नियमित और लंबी दूरी तक व्यवस्था से निर्मित होते हैं। अगर इसमें किसी एक कण यानी एक जालक बिंदु में कमी हो, दोष हो, तब उसको बिंदु दोष कहते हैं। और जब वह कमी अथवा दोष पूरे एक लाइन में हो, एक पंक्ति या एक स्तंभ में हो, तब इस तरह के दोष को रेखीय दोष कहते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं दोष, तो दोष दो प्रकार के होंगे। पहला होगा बिंदु दोष और दूसरा होगा रेखीय दोष। रेखीय दोष, देखिए बिंदु दोष क्या है? बिंदु दोष जालक में या क्रिस्टल जालक में किसी जालक बिंदु में दोष होने पर उसको हम बिंदु दोष कहते हैं। और रेखीय दोष क्या? जालक में किसी पंक्ति यानी लाइन, इसको स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ में दोष होने पर उसे हम रेखीय दोष कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि दोष जो है दो प्रकार के हैं। बिंदु दोष जालक के किसी जालक बिंदु द्वारा या एक अवयवी कण द्वारा जो दोष प्रदर्शित किया जाता है उसको बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक, जिसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय। रस समीकरण मिति और दूसरा होता है अरस समीकरण मिति। जो रस समीकरण मिति होते हैं, रस समीकरण मिति को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक, स्टाइकियोमेट्रिक और ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक।
कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में स्टोइकियोमेट्री करके एक चैप्टर है, इसको आपने पढ़ा होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोइकियोमेट्री की रस समीकरण मिति क्या है। किसी भी क्रिस्टल में मान लीजिए कि उसमें दोष उत्पन्न होने से पहले 100 जो है प्लस और 100 माइनस चार्ज उपस्थित है। ऐसी स्थिति में अगर उसके अवयवों, उसके आयनों का अनुपात निकाला जाए 100 संबंधे 100 यानी कि 1 संबंधे 1 प्राप्त होता है। मान लेते हैं बिंदु दोष या किसी भी दोष के कारण यहाँ से ये जो है धन आयन और ऋण आयन, इनकी संख्या में कमी हो जाती है। मान लीजिए इसमें से 15 निकल गए तो 85 प्लस और 85 माइनस आयन बचे हुए हैं। अब इस स्थिति में 85 संबंधे 85 तभी 1 संबंधे 1 को देख लीजिए। अर्थात इस तरह से आप समझिए कि जब दोष उत्पन्न होने से पहले धनायनों और ऋणायनों का अनुपात वही है जो दोष उत्पन्न होने के बाद है, तब आप हम कह सकते हैं कि उसके रस समीकरण मिति में परिवर्तन नहीं हुआ। और अगर यह अनुपात बदल जाता है तब आप कहेंगे कि उसका रस समीकरण मिति गड़बड़ हो गया, तब उसको बोले और रस समीकरण मिति। अर्थात जितने भी रस समीकरण मितीय दोष होंगे वे इस प्रकार के दोष होंगे कि उनमें दोष के बाद और दोष के पहले धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको स्टोइकियोमेट्रिक भी बोलेंगे। और असमीकरण मिति में इसके जो दोष से पहले और दोष के बाद दोनों के धनायन और ऋणायनों में परिवर्तन हो जाएगा, उनके अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। आइए देखते हैं रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिक्तिका दोष, दूसरी होती है अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष, तीसरा होता है शाटकी दोष, और चौथा है फ्रैंकेल दोष। ध्यान दीजिए, इसमें रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष जो है ये अनआयनित ठोस का गुण है, यानी अनआयनित ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि ये आयनित क्रिस्टल ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आयनित ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, पहले इसको समझ लीजिए। रिक्तिका दोष क्या है? अगर हम देखें किसी भी क्रिस्टल जालक में उसके अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं, यह एक क्रिस्टल जालक हमने बना लिया। मान लीजिए किसी कारणवश इसका जो अवयवी कण है इसको छोड़ करके बाहर चला गया, तो इसके जगह पे कुछ नहीं बचा, अर्थात अब ये क्या हो जाएगा? खाली स्थान, रिक्तिका हो जाएगी। इस तरह के दोष को हम बोलते हैं रिक्तिका दोष। अर्थात रिक्तिका दोष को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि ऐसा बिंदु दोष जिसमें अनआयनित क्रिस्टलीय ठोसों का ऐसा बिंदु दोष जिसमें क्रिस्टल जालक के अवयवी कण क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और उनके स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, ऐसे दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। अब रिक्तिका दोष में घनत्व पर क्या परिवर्तन होगा? ध्यान दीजिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। और देख रहे हैं कि आयतन तो उसका वही का वही है, लेकिन अवयवी कण इसको छोड़कर बाहर चले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि द्रव्यमान में कमी हो रही है। जब द्रव्यमान में कमी आएगी तो घनत्व में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, और जब इसमें कमी आएगी द्रव्यमान में तो घनत्व में भी कमी आ जाएगी। इस प्रकार से यह है रिक्तिका दोष। आप इसका जो है नोट्स अपने से तैयार करिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप परिभाषा के रूप में नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या है? अनआयनित ठोसों के क्रिस्टल जालक में ऐसा बिंदु दोष जिसमें बाहर से कण क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों के बीच में खाली स्थान में आकर स्थापित हो जाते हैं। अर्थात हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जालक होता है, हालांकि वो इस प्रकार से पैक होते हैं, इस प्रकार से बंद होते हैं कि उनके अवयवी कणों के बीच में कम से कम स्थान हो, फिर भी उनके अवयवी कणों के बीच में खाली स्थान बच जाते हैं।
तो इस खाली स्थान में अगर बाहर से कोई कण आ करके यहाँ पर स्थित हो जाए, बाहर से कोई कण आ करके यहाँ पर स्थित हो जाए, तब यह कहाँ आया, यह अंतराकाशी स्थान में आया। इस अंतराकाशी स्थान में बाहर से कण आ जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम बोलते हैं अंतराकाशीय दोष। अर्थात किसी अनआयनित क्रिस्टलीय ठोस के अणुओं के बीच में अंतराकाशीय स्थान में जब बाहर से कण आकर के स्थित हो जाते हैं, तब इस प्रकार के दोष को हम अंतराकाशीय दोष बोलते हैं। अंतराकाशीय दोष में घनत्व पर क्या परिवर्तन होगा? देखिए, आयतन तो वही है, घनत्व में अब चूंकि बाहर से कणों की संख्या बढ़ जा रही, आ जा रही है और अधिक कण हो जा रहे हैं, अर्थात द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, तब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन से द्रव्यमान में वृद्धि होगा, इसलिए घनत्व में भी वृद्धि हो जाएगी। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आते हैं आयनित ठोसों में जो बिंदु दोष होते हैं। पहला है साटकी दोष। साटकी दोष क्या है? इससे पहले आप ये जो देखिए, साटकी दोष रिक्तिका दोष की तरह समझ में आएगा, अंतराकाशी दोष फ्रैंकेल दोष की तरह समझ में आएगा, परंतु दोनों में अंतर ये है कि ये अनायनित ठोसों के लिए था, इसमें हमने आपको प्लस माइनस आवेश करके नहीं बताया। जबकि आयनित ठोस के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें जो है प्लस माइनस आवेश करके, यानी ये आयनित ठोसों पर पढ़ना है। साटकी दोष क्या है? आयनित ठोसों का रिक्तिका दोष ही साटकी दोष है, और आयनित ठोसों का फ्रैंकल दोष ही अंतराकाशी, आयनित ठोसों का अंतराकाशी दोष ही फ्रैंकल दोष है। तो कैसे है देखते हैं। जब किसी आयनित ठोस के क्रिस्टल में, जब किसी आयनित ठोस के क्रिस्टल में मान लीजिए A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, ऐसे ही B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, ऐसे ही A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, ये अल्टरनेटिंग रिव्यू में होते हैं। ऐसे B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। अब किसी कारणवश आप स्टाइकियोमेट्रिक यानी रस समीकरण मिति दोष पढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि इसमें धनायन जितने निकलेंगे ऋणायन भी उतने ही निकलेंगे। अर्थात धनायन और ऋणायनों के अनुपात में अंतर नहीं आना चाहिए। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि आयनित ठोसों में इस प्रकार का बिंदु दोष, आयनित ठोसों में इस प्रकार का बिंदु दोष जिसमें क्रिस्टल जालक से समान मात्रा में, समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और उनके स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण जो उत्पन्न दोष है उसको हम साटकी दोष कहते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ से A प्लस निकला और यहाँ से B माइनस निकला, तो यहाँ पर भी एक रिक्तिका हो गई और यहाँ पर भी एक रिक्तिका हो गई। क्योंकि जितने प्लस चार्ज निकल रहे हैं उतने ही माइनस चार्ज भी बाहर निकल जा रहे हैं, तो इसके आयनों, इसके धनायनों ऋणायनों में जो अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका स्टाइकियोमेट्रिक बना है, वह बिगड़ नहीं रहा है। इसलिए अब देखिए, साटकी दोष में रिक्तिका उत्पन्न होगी, इसको कह सकते हैं कि आयनित ठोसों का ये रिक्तिका दोष है। ठीक, ये इसमें देखिए घनत्व पर क्या परिवर्तन होगा। घनत्व पर परिवर्तन ये होगा कि जब इसके आयन ठोस को छोड़कर चले जा रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, जबकि आयतन तो वही रहेगा। इसलिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन से द्रव्यमान में आ गई कमी, इसलिए घनत्व में भी हो जाएगा कमी। यानी साटकी दोष में क्रिस्टलीय ठोस, आयनित क्रिस्टलीय ठोस का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। साटकी दोष उत्पन्न क्या होता है? साटकी दोष उत्पन्न होने के दो कारण। पहला है उच्च समन्वय संख्या, उच्च समन्वय संख्या, और दूसरा है आयनों का समान आकार का होना। आयनों का समान आकार का होना। देखिए, जब आयनित क्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार के होते हैं कि एक आयन के चारों ओर बहुत ज़्यादा संख्या में आयन जो उसको पकड़े रहते हैं या आयन एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, अर्थात उनकी समन्वय संख्या उच्च होती है, अधिक होती है, अर्थात उनके बीच में जो जगह बहुत ही कम होता है, और आयनों का समान आकार होना, और सभी आयन लगभग एक समान आकार के होते हैं, तब इसमें जो है साटकी दोष उत्पन्न होने का संभावना अधिक रहता है, यानी साटकी दोष उत्पन्न होता है। एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक समान आकार की गोलियों को अगर हम एक साथ रख दें, एक समान आकार की गोलियों को एक साथ रख दें और किसी कारणवश उस पर प्रेशर उत्पन्न करें, तो उनके बीच में कोई भी गोली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उस प्रेशर के कारण गोली ड्रॉप कर जाएगी बाहर की ओर।
तब इस तरह के दोष को हम बोलते हैं साटकी दोष। और साटकी दोष में आयनों का समान आकार होना और उच्च समन्वय संख्या, ये दो कारण हैं साटकी दोष उत्पन्न होने का। आगे देते हैं फ्रैंकल दोष। जो फ्रैंकल दोष है यह तब उत्पन्न होता है जब आयनित क्रिस्टल ठोस के जो आयन होते हैं उनकी समन्वय संख्या कम होती है और उनके आकार छोटे बड़े होते हैं, यानी कि एक समान आकार के नहीं होते हैं। देखिए A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, ऐसे ही आगे तक। तो प्लस चार्ज को छोटा क्यों बनाया गया? प्लस चार्ज को छोटा इसलिए बनाया गया क्योंकि वह अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करके तब प्लस चार्ज बनाया गया, उसकी आकृति छोटी हो जाती है। धन आयनों के मूव होने के कारण, चलने के कारण ही फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि ये छोटे होते हैं। और फ्रैंकल दोष क्या है? फ्रैंकल दोष कहते हैं कि आयनित ठोसों में उत्पन्न इस प्रकार का बिंदु दोष जिसमें क्रिस्टल के आयन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल में ही कहीं और चले जाते हैं। क्रिस्टल के आयन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल में ही कहीं और चले जाते हैं, अर्थात वे क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं, केवल अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तब इस प्रकार का जो दोष होता है उसको बोलते हैं फ्रैंकल दोष। देखिए एक बड़ी गोली एक छोटी, फिर बड़ी छोटी गोली इस तरह से है, अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे तो जो बड़ी गोलियां हैं वो एक दूसरे के संपर्क में अगर आएंगी तो छोटी गोलियां उनके बीच वाले स्थान में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी, अर्थात ऐसी स्थिति में वो अपने पूरे आयतन से बाहर नहीं निकलेंगी। यही यहाँ पर है कि जब आयनों का जो आकार है वो एक समान नहीं होता है, छोटे बड़े होते हैं और उनकी समन्वय संख्या निम्न होती है, तब जा कर के फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। अर्थात पहला आप लिख लेंगे इसके कारण में समन्वय संख्या का निम्न होना, और दूसरा लिख लेंगे आयनों का असमान होना, तब जाकर के फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार से अनआयनित ठोस और आयनित ठोस और ये जो रिक्तिका, अंतराकाशी, साटकी और फ्रैंकल दोष मैंने आपको बताया, इसका कारण आपने देखा, इसका प्रकार आपने देखा, और प्रत्येक केस में घनत्व पर क्या परिवर्तन होता है। देखिए फ्रैंकल दोष में घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आयतन तो वही रहेगा, इसमें न तो बाहर से कोई अणु आएगा न तो इसका आयन छोड़ करके बाहर जाएगा, अर्थात द्रव्यमान भी सेम रहेगा, इसलिए इसका घनत्व परिवर्तित नहीं होता है फ्रैंकल दोष में। आप इस चीज़ को कई बार रिपीट करके पढ़ लीजिए, देख लीजिए, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं अरस समीकरण मिति। अरस समीकरण मिति जो दोष होता है यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष, और तीसरा जो होता है यहाँ पर अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष। आइए देखते हैं धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। आप किसी एक को भी समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या। धातु क्या होता है? रसायन में आपने कक्षा 9-10 में पढ़ा है कि धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आवेश बनाना, अर्थात धन आवेश ही धातु को जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगा। धातु आधिक्य दोष का मतलब क्या हुआ कि धन आयन की अधिकता होना, क्योंकि धातुओं का गुण होता है धन आयन बनाना। धनायन आधिक्य, किसी भी क्रिस्टल जालक में अगर आप धन आयनों की संख्या अधिक कर देंगे या किसी कारण से अधिक हो जाएगा, तब जो दोष उत्पन्न होगा उसको धनायन आधिक्य दोष बोलेंगे। और धनायन आधिक्य या तो धन आवेश को बढ़ाइए या फिर क्रिस्टल जालक से ऋण आवेश को कम कर दीजिए। ऋणायन न्यूनता, तो भी धन आवेश का मान अपने आप बढ़ जाएगा। ऋणायन न्यूनता, देखिए ऋणायन न्यूनता के कारण भी यह दोष उत्पन्न होगा। देखिए धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष यानी कि धन आवेश में कमी, अर्थात धन आवेश न्यूनता, धन आवेश न्यूनता और ऋण आयन आधिक्य एक ही होगा। देखिए धातु न्यूनता दोष यानी धन आवेश में न्यूनता कर दीजिए या फिर ऋणायन में आधिक्य कर दीजिए, तो भी आपका धन आवेश कम हो जाएगा। इस प्रकार से
अब देखिए धनायन अधिक और ऋणायन न्यूनता, धनावेश न्यूनता और ऋणायन अधिक, ये क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। देखें धनायन अधिक का, जैसे हमने यहाँ पर K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस K प्लस फिर से K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, इस तरह से हमने एक जो है जालक बना लिया। अब इस जालक के अंदर धनायन आधिक्य कैसे हो सकता है, इस जालक के अंदर ऋणायन न्यूनता कैसे हो सकती है, आइए इस बात को समझते हैं। अगर हम इसके ऊपर से किसी धन आवेशित धातु के वाष्प को प्रवाहित करें, मान लीजिए हमने यहाँ पे सोडियम के वाष्प को ही प्रवाहित किया, तो सोडियम के वाष्प को जब यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो सोडियम का वाष्प इसके संपर्क में आने से ये बनाएगा Na प्लस E माइनस। आप जानते हैं कि धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आवेश बनाना, तो यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आवेश बना लेगा। अब इस Na प्लस के कारण यह जो Na प्लस है इस Cl माइनस को या किसी अन्य Cl माइनस को आमंत्रित करेगा, आकर्षित करेगा कि आओ मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। ऐसी स्थिति में यह Cl माइनस यहाँ से निकल करके कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और बना लेगा NaCl। अब यहाँ पर हो जाएगा खाली स्थान, इस खाली स्थान में E, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये E माइनस यहाँ पर आकर स्थापित हो जाएगा। अब ये जो E माइनस यहाँ पर आकर के स्थापित हुआ, अब इस E माइनस के वजह से क्या होने वाला है, देखिए अब यहाँ पर ये जो E है, इस जगह को जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आकर के दिखाया गया है, इस खाली स्थान को F केंद्र बोलते हैं। F केंद्र, देखिए F केंद्र एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। F केंद्र का जो फुल फॉर्म है ये फर्बेनजेंडर, F का जो फुल फॉर्म है ये है फर्बेनजेंडर। फर्बेनजेंडर जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलर, रंग से। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह बॉन्ड में नहीं है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन दो चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला देखिएगा, पहला है विद्युत धारा प्रवाह के लिए, विद्युत धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। लेकिन यह जो है फिजिक्स पॉइंट हो गया। और इसमें क्या है, कलर, रंग के लिए। आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि जब कोई धातु को बाहर से कोई भी ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है उस ऊर्जा को प्राप्त करके अपने उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और उस उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तब उस फोटान को, उस ऊर्जा को दृश्य प्रकाश के रूप में जो है निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जो हमारी आँखों पर पड़ता है, जिसके कारण वो हमको कलरफुल दिखाई देता है। यही कारण है कि NaCl इस दोष के पहले वाइट सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन यह दोष उत्पन्न हो जाने के बाद, अर्थात इससे क्लोरीन यानी Cl माइनस निकल जाने के बाद इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आ जाने के कारण यह पीले रंग का हो जाता है। इस प्रकार से जो F केंद्र है फर्बेनजेंडर, इसका मतलब हुआ फर्बेनजेंडर सेंटर, इसका मतलब ये हुआ ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यह इसमें कलर यानी रंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से Cl माइनस निकल जाने के कारण, यानी कि यहाँ से क्लोरीन जब निकल जाएगा तो धनायन आधिक्य हो जाएगा अपने आप। जब यहाँ पे धनायन आधिक्य हो जाएगा तब इसमें धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और एक बार, दो बार, तीन बार और भी देख लीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि हम जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लिए। जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में आप जानते हैं कि Zn2+ और O2- निर्माण करते हैं, बनाते हैं। इसके वजह से जिंक ऑक्साइड बनती है। अगर जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म किया जाए तो जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करने पर ये Zn2+, ये Zn2+ ही रहेगा। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण किए हैं,
Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ बनाया है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2- बनाया है। तो यह इलेक्ट्रॉन इसका खुद का नहीं है। तो अगर इसको गर्म किया जाता है या किसी और कारण से इसमें अगर तापमान में वृद्धि होती है तो ये जो ऑक्सीजन है यह जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके अपने O के रूप में बाहर निकल जाता है। हम जानते हैं कि O का अस्तित्व तो नहीं हो सकता, जब भी होगा तो O2 के रूप में होगा, ऑक्सीजन के रूप में। इसलिए इस क्रिया को हम डबल कर देते हैं, यानी 2Zn+ और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा 2O। अर्थात अगर हम इसको लिखें कि 2ZnO टेंस टू 4E- या यहाँ पे 2Zn2+ + 4E- O2। तो अब ये जो O2 बनेगा गैस, अब ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं यह इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में उस क्रिस्टल से बाहर निकल सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन ये बॉन्ड में नहीं रहेंगे। अब उस जालक में किसकी अधिकता हो गई? Zn2+ की। इस तरह से धनायन आधिक्य, इस तरह आप समझ सकते हैं, इसमें भी धनायन आधिक्य हो गया। तो यह रहा धातु आधिक्य दोष। और धातु न्यूनता दोष ठीक इसका उल्टा होगा कि किसी कारण से किसी क्रिस्टल जालक में यदि धन आवेश में कमी हो जाती है और ऋण आवेश में अधिकता हो जाती है, तब इस तरह के दोष को, इस तरह के उत्पन्न दोष को हम धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है अशुद्धि दोष, उसको देख लीजिए। अशुद्धि दोष का मतलब जब किसी आयनित क्रिस्टल में बाहर से किसी अशुद्ध पदार्थ को मिला दिया जाता है, तब अशुद्ध पदार्थ के मिलाने के कारण उसके धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तब इस प्रकार के उत्पन्न दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए हमने NaCl, 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 यहाँ पे Cl, NaCl, NaCl, Na प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, इस तरह से हमने एक क्रिस्टल बना लिया। अब इसमें अशुद्धि के रूप में मान लीजिए हम स्ट्रांसियम क्लोराइड मिला रहे हैं, SrCl2। स्ट्रांसियम क्लोराइड अगर इसमें अशुद्धि के रूप में मिला रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रांसियम क्लोराइड है SrCl2, SRN स्ट्रांसियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं जबकि Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो स्ट्रांसियम क्लोराइड है उसको जब यहाँ पे हम इसके वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो ये जो स्ट्रांसियम क्लोराइड है वो Sr2+ प्लस ये जो है 2Cl- के रूप में हमारे सामने उपस्थित होगा, जहाँ से ये जो स्ट्रांसियम है, देखिएगा यह जो स्ट्रांसियम है यह यहाँ से जो क्लोरीन है Cl-, यह 2 सोडियम को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जब यह 2 सोडियम को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो मान लीजिए एक सोडियम ये और एक सोडियम ये मिला करके बना लेगा 2NaCl, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे ये और ये 2 स्थान खाली हो गए आपके पास। जब 2 स्थान खाली हो गए, दोनों स्थान खाली होने के बाद किसी एक ही स्थान पे न Sr2+ आएगा, चार्ज तो वही रख दिया लेकिन एक स्थान खाली हो गया, अर्थात यह भी एक स्थान खाली हो गया। इसके कारण यहाँ पर किस चीज़ की कमी हो गई? सोडियम आवेश, या फिर एक स्थान खाली हो गया। तो इस तरह से यह एक अशुद्धि के रूप में दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जब किसी क्रिस्टल ठोस में बाहर से कोई पदार्थ मिला दिया जाए और बाहर से उस पदार्थ के आने के कारण उसके धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में अंतर हो जाता है, तब इस प्रकार के दोष को हम अशुद्धि दोष कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रांसियम क्लोराइड का एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार और भी अच्छे से देख लीजिए, किताबों को पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और
आप जो है अपने समय को अधिक से अधिक पढ़ाई पर बिताइए, क्योंकि आप ये कब तक इस तरह का सिस्टम चलेगा तब तक हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते क्लासेस चलने का या कोचिंग चलने का। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अधिक से अधिक खुद अध्ययन करके और इन माध्यमों का सहारा ले करके सेल्फ स्टडी करिए। और ऑल द बेस्ट।